दोस्तों नमस्कार। संक्षिप्तिका में आपका स्वागत है एक बार पुनः। हम आज हाजिर हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ और इसमें हमने प्रयास किया है कि ऐसे तथ्यों को शामिल किया जाए, ऐसे तथ्यों पर प्रकाश डाला जाए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो इम्तिहान की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी उपयोगी हों। तो शुरुआत करते हैं, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो पहला प्रश्न है वो है, भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? जो सॉवरेनिटी है इंडिया में वो कहाँ पाई जाती है? वेयर इज द सॉवरेनिटी इन इंडिया फाउंड? ये ऐसा प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और अगर आपने भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है तो आप ज़रूर इसका उत्तर जानते होंगे। तो इसका उत्तर है भारत की जनता में। भारत की जनता में ही भारत की जो संप्रभुता है वो निवास करती है। अगर आप संविधान की प्रस्तावना के पहले अक्षरों को पढ़ें, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यही जो है भारत की जनता है, यही भारत की जनता के शब्द हैं और यही शब्द हमें संकेत करते हैं भारत की संप्रभुता की ओर। दूसरा सवाल है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया किसके प्रति उत्तरदायी था? जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो किसके प्रति उत्तरदायी था? उत्तर है ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति। मित्रों, आपको याद होगा कि 1857 के विद्रोह के पश्चात जो देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम था और इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात ब्रिटेन के जो महाराज हैं, जो ब्रिटेन के जो क्राउन हैं, ब्रिटेन के मोनार्क हैं, उन्होंने सत्ता भारत में कंपनी के हाथों से अपने हाथों में ले ली थी और तब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद का सृजन किया गया था जो भारत के मामलों का एक मंत्री था और भारत की सारी जिम्मेदारी उसी की थी और वो ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। तो ये जो श्रृंखला थी, भारत सचिव, ब्रिटिश सरकार का एक मंत्री, भारत मंत्री या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उसके लिए उसके प्रति जो अकाउंटेबल था वो गवर्नर जनरल। इस तरीके से भारत की जो व्यवस्था थी वो एक केंद्रीय व्यवस्था अस्तित्व में आई थी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात। 1858 में जो भारत का जो अधिनियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1858, उसके तहत। मित्रों, अगला जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है इस श्रृंखला का, वो है 1858 के अधिनियम में क्या भारतीय प्रतिनिधित्व था? 1858 का जो अधिनियम आया था, क्या उसमें इस तरह का प्रावधान किया गया था जिससे भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, इंडियंस जो हैं उनको रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हो? तो इसका उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं मित्रों। 1858 के अधिनियम के द्वारा जो शासन व्यवस्था थी वो और कठोर बना दी गई थी। वो एक तरह से कठोर तौर पर ये केंद्रीकृत थी, सेंट्रलाइज थी और एक तरह से इसको हम अधिकारी तंत्रीय संरचना कहेंगे कि ब्यूरोक्रेटिक मैकेनिज्म था जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहा था। इसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। चौथा प्रश्न है, लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो कौन थे? लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो कौन थे? तो इसका उत्तर है, लॉर्ड मार्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे और इन्हीं दोनों ने मिलकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, भारत शासन अधिनियम 1909 बनाया था, जिसको इन्हीं दोनों के नामों पर मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है और जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है उसके लिए ये और ज़्यादा जाना गया। और इसी प्रतिनिधित्व के चलते ये माना जाता है कि एक ऐसी विषाक्तता का उत्पादन किया गया जो परिणत हुई थी जाके भारत के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के एक त्रासदी के तौर पर। अगला प्रश्न है आज की श्रृंखला का, सरल सा प्रश्न है, मैं समझता हूँ आप सभी को आता होगा। सवाल है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज मुस्लिम लीग फाउंडेड?
तो इस कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलान कराने के लिए आ सकते हैं। तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में ढाका में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी और पहले सत्र में कांग्रेस के 72 जो डेलीगेट्स हैं, प्रतिनिधि हैं, वो शामिल हुए थे। एक और बात बताता चलूँ, सरल सा प्रश्न है, इसी से जुड़ा हुआ सरल सा तथ्य है कि व्योमेश चंद्र बैनर्जी WC बैनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, AO ह्यूम, जिनको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है, उनका बहुत बड़ा योगदान था कांग्रेस के निर्माण में। मित्रों, 7वां जो प्रश्न है वो है कि कांग्रेस का गर्म और नरम दलों में विभाजन कब हुआ? कांग्रेस जो थी वो एक्सट्रीम और मॉडरेट जो ग्रुप्स हैं उनमें कब डिवाइड हुई थी? तो इसका उत्तर है वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में। ये जो गर्म दल हैं और नरम दल हैं, ये दो धाराएं थी कांग्रेस की, दो विचारधाराएं थी। जो गर्म दल थे के लोग थे, गर्म दल की विचारधारा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, वो ये मानते थे कि भारत जो है वो हमारा देश है और किसी भी अन्य देश को ये हक नहीं है कि वो भारत पर हुकूमत करे और ये हमारा अधिकार है। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जी, लोकमान्य बलवंत राव बाल गंगाधर तिलक जी का कहना था, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेके रहेंगे। तो ये धारणा थी कि ये हमारा देश है, ये हमारा मुल्क है और हम इस देश के वासी हैं, किसी अन्य को हम पर हुकूमत करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा अधिकार है और इसे हम लेके रहेंगे। लेकिन जो नरम दल के लोग थे वे मॉडरेट थे ऐसे लोग, और इनकी मान्यता ये थी कि भारत से अंग्रेज़ जो थे उन्हें भेदभावपूर्ण जो नीतियां हैं उनको ख़त्म करना चाहिए और विनम्रतापूर्वक जो तौर तरीके थे, जो सरल तौर तरीके थे, उनको ये मानते थे। और इसीलिए कांग्रेस जो है दो जो खेमे हैं उनमें 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजित हुई। तो ये मित्रों थे गर्म और नरम दल की बातें। अब हम आगे अगले सवाल की ओर चलते हैं। साइमन कमीशन की चर्चा हमने पिछले पॉडकास्ट में की थी संक्षिप्तिका के, तो इसमें भी इस बात को आगे बढ़ाते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको जानें। तो 8वां प्रश्न जो है वो ये है कि साइमन कमीशन या साइमन आयोग का उपबंध कहाँ था, प्रोविज़न कहाँ था, कहाँ पर जिक्र किया गया था साइमन कमीशन के बारे में, कहाँ कहा गया था कि एक साइमन कमीशन भी आएगा भारत में, इसका जिक्र किया गया था। तो इसका उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1919 में, अर्थात भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और इस अधिनियम या एक्ट की 84 का यानी कि 84 का जो धारा थी उसमें साइमन कमीशन का उल्लेख किया गया था। मित्रों, अगला प्रश्न है कि गोलमेज सम्मेलन किस प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए बुलाया गया था? जो गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो किस विषय पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी? तो मैं यहाँ पर आपको इसका उत्तर दे दूँ। ये साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी जो 1930 में प्रस्तुत की गई थी, साइमन कमीशन की रिपोर्ट, उसी पर विचार करने के लिए कि भारत में जो संवैधानिक सुधार हैं वो उनका स्वरूप क्या हो, उनकी रूपरेखा क्या हो, भारतीयों का कहाँ तक प्रतिनिधित्व दिया जाए, किस तरीके से भारतीय राज व्यवस्था का संचालन हो, इस पर विचार करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसको कन्वीन किया गया था, वो बुलाई गई थी। और आपको पता है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा परिसंघ का प्रावधान किया गया था? जो फेडरेशन है पहली बार, उसकी चर्चा किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो मित्रों, इसका उत्तर है 1935 के अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 हैड ए प्रोविजन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए फेडरल सिस्टम।
और इसमें शामिल होने थे प्रिंसली स्टेट, जो देशी जो राज्य हैं वो शामिल होने थे, जो ब्रिटिश प्रांत थे वो शामिल होने थे। लेकिन हुआ ये कि प्रिंसली स्टेट जो थे, जो देशी रियासतें थीं, उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि ये जो विचार है फेडरेशन का, कॉन्फेडरेशन का, इसको लेकर हमें कोई हमारी रुचि नहीं है, और इस वजह से ये योजना कभी क्रियान्वित नहीं की जा सकी। 1935 का भारत शासन अधिनियम के विषय में हमने ये बात की। मित्रों, अगला जो प्रश्न है, 11वां प्रश्न है इस श्रृंखला का, इस कड़ी का, वो ये है कि भारत का गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर कब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नियंत्रण में बने रहे। बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं इस प्रश्न को दोहराता हूँ कि भारत का जो गवर्नर जनरल था और जो प्रांतों के गवर्नर थे, वो कब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि भारत मंत्री के नियंत्रण में बने रहे, कब तक अकाउंटेबल बने रहे। तो इसका उत्तर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आने तक ये भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के कंट्रोल में रहे। और एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, जैसे ही पारित हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, क्षमा करें, तो उस अधिनियम के तहत भारत एक अधीनस्थ, एक डोमिनियन स्टेट बन गया, नहीं रहा। एक डोमिनियन जो एक सबऑर्डिनेट स्टेट था ब्रिटेन का, वो नहीं रहा। और जो ब्रिटिश सम्राट की जो संप्रभुता थी वो देशी रियासतों में भी ख़त्म हो गई। इसके साथ साथ जो ट्राइबल एरियाज़, जो ट्राइबल टेरिटरीज़ थी, उनको लेकर जो ब्रिटिश क्राउन ने कभी किसी ज़माने में जो संधियाँ की थी, ट्रीटी की थी, वो भी सब ख़त्म हो गई। तो एक तरह से देखा जाए तो भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम था, उसने एक नए भारत को जन्म दिया, और उस भारत में भारत एक अधीनस्थ राज्य नहीं रह गया था। और ब्रिटिश सम्राट की संप्रभुता न सिर्फ देशी रियासतों से ख़त्म हुई, बल्कि उन ट्राइबल एरियाज से भी ख़त्म हो गई, जिनके साथ ब्रिटिश सम्राट ने कभी न कभी किसी ज़माने में संधियाँ या ट्रीटीज़ की हुई थीं। अगला प्रश्न है इस श्रृंखला का, इस कंपेंडियम का, संक्षिप्तिका का, वो ये है कि महात्मा गांधी ने कब कहा था कि भारत का जो राजनीतिक भविष्य वो भारत के लोग या भारत की जनता ही तय करेगी। इसको कई बार दूसरे तरीके से भी पूछा गया है एग्ज़ाम में कि ये किसने कहा था कि 1922 में। इसका उत्तर मैं बता देता हूँ, इसका उत्तर है 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय तय करेंगे। इसको कई बार ऐसे दूसरे तरीके से भी इसको कहा जा सकता है और पूछा भी गया, इसलिए आप जान लें कि 1922 में किसने कहा था कि भारतीय संविधान का जो स्वरूप है, भारतीय राज्य व्यवस्था का जो स्वरूप है, वो तय करने का हक किसे होना चाहिए, किसके पास होना चाहिए। तो ये किसकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, तो वो ये भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। तो उम्मीद है ये तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।